ये यदि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो फोर्स और एनर्जी के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होगा, कब, यदि ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो अब देखते हैं। ये हमारे पास एक तो एफ के लिए है और दूसरा हमारे पास एनर्जी के लिए। तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एफ है वो एम पर डिपेंड, क्योंकि एम पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहा है। तो हम ये मानते हैं कि जो एफ है वो एम पर डिपेंड कर रहा है इस प्रकार। एफ है वो वेलोसिटी पे किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, इस प्रकार। और जो हमारे पास एफ है वो लेंथ पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, इस प्रकार डिपेंड कर रहा है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम की पावर x, यहां से हम लिख सकते हैं एम एक्स v की पावर y और l की पावर z। इसको यदि आप हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k लगा दो, m की पावर x, v की पावर y और l की पावर z। ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। हाँ, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें करना है x, y और z का मान कैलकुलेट करना है और यहां पर रख देना है, हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास f की जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो क्या होती है, वो होती है m1 l1 t माइनस 2। ये हमने पहले निकाल चुके हैं कि कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, नहीं करेंगे। m की डायमेंशन ये हो गई x, m की जो हमारे पास पावर है वो x होगी, मास है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, l t माइनस 1, इसकी पावर y है। l क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन लेंथ l हो गई। तो ये हो गया हमारे पास z। ठीक है, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2 इक्वल टू m की पावर x, इसमें भी m नहीं है, इसमें भी m नहीं है, l की पावर यहां से आ गया y और यहां से आ गया z प्लस, आगे क्या है, आगे हमारे पास है t इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, t एक है, t माइनस 1, तो हमारे पास t की जो पावर आ गई माइनस वाई हो गई। यहां से हम कंपैरिजन कर लेंगे तो क्या होगा, तो m इसमें कंपैरिजन करो, यहां पर 1 है, यहां पर x है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अगली l की पावर यहां पर 1 है और इसमें y प्लस z है, तो y प्लस z हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। और तीसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो देखो t की पावर माइनस वाई और t की पावर माइनस 2, यहां से y का मान हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, ये 2 आ गया। तो इसका मान यहां पर रख दो तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 2 प्लस z इक्वल टू 1। यहां से हमारे पास z का मान आएगा माइनस 1, यहां से हम x का मान फाइंड हो गया, y का मान फाइंड हो गया, z का मान फाइंड हो गया। ये x, y और z के मान यहां पर रख देंगे, हमारे पास एक सूटेबल रिलेशन आ जाएगा m, v और l में। फंडामेंटल क्वांटिटी m मास, v वेलोसिटी, l लेंथ में एक रिलेशन आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्या आएगा, ये रिलेशन हमारे पास आएगा f इक्वल टू k, m की पावर x है तो m, x का मान कितना है, 1 है, l v की पावर y है, y का मान हमारे पास 2 है और ये हमारे पास है लेंथ की पावर हमारे पास क्या है, z का मान है माइनस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f इक्वल टू k m1 v स्क्वायर
अपॉन में एल, ये हमारे पास एम वी एल में एफ का रिलेशन आ गया। एम वी एल फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम एफ को इस प्रकार लिख सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो है क्या, एनर्जी। कि एनर्जी को एम वी एल फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे कि एनर्जी है वो वेलोसिटी एम पर डिपेंड कर रही है, तो एम की पावर एक्स। दूसरा हमारे पास होगा कि एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पर, इसकी पावर वाई। और एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एल पर, एल की पावर जेड। इतना हो गया। ई एम पर डिपेंड कर रहा है, एम की पावर एक्स। ई है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ई लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो रेशियो निकालना है एनर्जी का वो एम वी और एल की फॉर्म में निकालना है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान रखा है वो। ठीक है, तो इन्हीं की फॉर्म में हमें एनर्जी का रेशियो डिराइव करना है। तो हमारे पास क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ई प्रोपोर्शनल एम की पावर एक्स, वी की पावर वाई और एल की पावर जेड। इसको हम सोल्व करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के एम की पावर एक्स, वी की पावर वाई, एल की पावर जेड, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कैसा है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। कैसा है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। आगे हम देखेंगे, आगे हम एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है, सिर्फ पता नहीं क्या होती है एनर्जी की डायमेंशन। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होती है हमारे पास वर्क डन, क्योंकि एनर्जी की जो हमारे पास यूनिट है और वर्क की जो यूनिट है वो भी जूल है, दोनों की यूनिट सेम है, डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगा, और फिजिकल मीनिंग भी क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखते हैं सर एनर्जी की यूनिट कैसे निकालेंगे। एनर्जी ई डब्ल्यू के बराबर होगी, और डब्ल्यू होता है हमारे पास एफ इंटू एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। तो एफ की डायमेंशन हमें पता है m1 l1 t-2, और एस क्या डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन l1। तो हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन आ गई m1 l1 ये l1 ये l2 हो गया t-2, तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी की डायमेंशन। तो एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, m1 l2 t-2, इसको रफ कर देते हैं, हो गया। ठीक है, के हमारे पास डायमेंशन लेस है, एम की डायमेंशन हो गई एक्स, सॉरी एम की पावर हमारे पास हो गई एक्स, और जो वी हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी, वी हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर -1, ये होगी, इसकी पावर वाई। अगली जो हमारे पास है क्या, लेंथ की पावर जेड। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, तो m1 l2 t-2, ये कितना हो गया, m की पावर x, l की पावर यहां से y, और l की पावर z, y प्लस जेड। t की पावर कितना हो गया, t इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो t की पावर -y। यहां से हमारे पास कंपेरिजन कर लो, m की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, तो कितना हो गया, x इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया, l की पावर इधर 2 है, इधर y प्लस जेड है, तो y प्लस जेड इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पर t की पावर -y है, यहाँ t की पावर -2 है, तो यहाँ से y का मान आ गया 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये y का मान है, ये y का मान यहाँ पर रख दो, तो y का मान कितना हो गया, y का मान यहाँ पर पुट कर दो, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 2, तो z का मान हमारे पास आ गया 0। ये x y और z का मान निकला है, ये x y और z, ये मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास m v और l फंडामेंटल क्वांटिटी में एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा,
हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो होगा E इक्वल टू ए कांस्टेंट के m की पावर x का मान हमारे पास 1 है, v की पावर y का मान हमारे पास 2 है, और l की पावर z का मान 0 है। तो हमारे पास जो हो गया एनर्जी के लिए m1v², ये हमारे पास m v और l फंडामेंटल क्वांटिटी में एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है। इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। An artificial satellite is revolving around a planet of mass capital M, radius capital R, in a circular orbit of radius small r। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो प्लेनेट है जिसका मास कैपिटल M और रेडियस R है। उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r, उसमें क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। कौन, सैटेलाइट। किसके चारों ओर कर रहा है, प्लेनेट के चारों ओर। प्लेनेट का मास है कैपिटल M, प्लेनेट की रेडियस है कैपिटल R, और जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस है स्मॉल r। हमने ये माना ये हमारा प्लेनेट है, ये हमारा प्लेनेट है। चलो हम प्लेनेट बड़ा मानते हैं। ये हमारा कोई प्लेनेट है, इसकी रेडियस मान रखा कैपिटल R, और इसका जो मास है वो कैपिटल है। ठीक है, इसके चारों ओर जो हमारे सैटेलाइट, ये हमारे पास क्या है, प्लेनेट। इसके चारों ओर हमारे पास कोई सर्कुलर, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, ये इसकी रेडियस है। हमारे पास ये कुछ सैटेलाइट है, ये क्या है, सैटेलाइट। ये हमारे पास क्या है, सैटेलाइट। ये हमारे पास सैटेलाइट है जो कोई प्लेनेट है, कैपिटल M और कैपिटल R रेडियस का, इसके चारों ओर स्मॉल r रेडियस की कोई सर्कुलर ऑर्बिट है। इसमें ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके टाइम पीरियड ये होता है t इक्वल टू के अपॉन में r क्यूब अपॉन में g का स्क्वायर। इसका टाइम पीरियड ये होता है, ये हमें इसको वेरीफाई करना है। जहां पर k क्या है, k हमारे पास है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और g क्या है हमारे पास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इसको निकालेंगे किसकी हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेकंड एप्लीकेशन है उसकी हेल्प से हम निकालेंगे इसको। तो हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करते हैं, पहले हम इसके डिपेंडेंस देखते हैं कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो जो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है इस पे डिपेंड कर रहा है। हम मान लेते हैं ये x है, इस r की पावर x है, हमें पता नहीं है। जो टाइम पीरियड है वो जो प्लेनेट की रेडियस है कैपिटल R, इसकी पावर y पे डिपेंड कर रहा है। अगला जो हमारे पास है कि जो t है, टाइम पीरियड है, वो एक्सीलरेशन, ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन है उसकी पावर z पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ऐसा हमने पीछे कई सवालों में किया है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, हमें डिपेंडेंसी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x, y और z का मान निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसको कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो t
आर की पावर एक्स, कैपिटल आर की पावर वाई और जी की पावर जेड हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो t इक्वल टू ए कांस्टेंट आर की पावर x, आर कैपिटल आर की पावर y और g की पावर z, इतना हमारे पास हो गया। ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो हमारे पास जो t की डायमेंशन है वो t1 की डायमेंशन लेस है, r की डायमेंशन l1, इसकी पावर क्या होगी x, r क्या है रेडियस है तो इसकी भी डायमेंशन l1 y, g हमारे पास क्या है, g हमारे पास एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन डायमेंशन होती है l1 t-2 की पावर z, इतना हमारे पास हो गया, इतना हमारे पास हो गया। इसको आगे सोल्व करते हैं तो कितना हो गया, t1 l की पावर x यहां से और l की पावर y यहां से और l की पावर z यहां से, l1 की पावर x है, l1 की पावर y है, l1 की पावर z है, इन तीनों को एक साथ लिख लिया। पावर आपस में ऐड होती है यदि बेस सेम है तो, t की पावर -2z, इतना हमारे पास हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, यहां से हमारे पास होगा कंपैरिजन करने पर कि हमारे पास t की पावर इधर क्या है 1 है 1 और इधर t की पावर कितनी है -2z, तो यहां से हमारे पास z का मान आ गया -1/2। ठीक है, l इधर l की पावर है x प्लस वाई प्लस जेड, इधर l की पावर कुछ नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं l0 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास y है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारे पास z का मान क्या हो गया, z का मान -1/2 है, यहाँ पर रख दो तो हमारे पास हो गया x प्लस वाई माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। x और y का मान कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। अब हमारे पास आगे कोई इक्वेशन नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि x और y का मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केपलर का रूल, जो केपलर का जो नियम है उसको यूज करेंगे। केपलर्स लॉ, वो क्या कहता है कि यदि हमारे पास कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो क्या करता है उसका जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर उसकी रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड का स्क्वायर जो रेडियस है उसकी क्यूब के क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। ये हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। केपलर के 3 नियम हैं, इसमें एक नियम ये भी है, थर्ड नियम। तो यहां से हमारे पास t का मान आ गया r की पावर 3/2। यहां से हमारे पास r की डिपेंडेंसी आ गई कि जो r की पावर कितनी आती है 3/2। फर्स्ट में हमने ये माना था कि स्मॉल r की पावर x, कैपिटल R की पावर y और g की पावर z। तो यहां से हमारे पास r की डिपेंडेंस डायरेक्ट निकल रही है कि x का मान कितना आ गया 3/2। x का मान डायरेक्ट निकल गया यहां से, ये x का मान हम यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3/2, y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2
माइनस 3/2 y इक्वल टू -1। ये हमारे पास यहाँ से z का मान निकल गया, ये हमारे पास यहाँ से y का मान निकल गया, और ये हमारे पास यहाँ से x का मान निकल गया। ये x y और z का मान यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास निकलेगा t एक कांस्टेंट के था, r की पावर कितनी 3/2, कैपिटल R की पावर x का मान ये रहा, कैपिटल R की पावर y का मान -1, और हमारे पास g है, g की पावर -1/2 हो गया, -1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू k r की क्यूब अपॉन में g, इसकी पावर 1 k अपॉन में r की क्यूब अपॉन में g। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, हमारे पास कोई सैटेलाइट है, किसी प्लेनेट के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या निकाला है, टाइम पीरियड निकाला है। इसको हमें प्रूव करना था k अपॉन में r स्मॉल r की क्यूब अपॉन में g का स्क्वायर रूट हो गया। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। वो भी अच्छा क्वेश्चन था। यदि हमारे पास इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फोर्स वेलोसिटी और हमारे पास t, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड द एनर्जी। तब हम एनर्जी को क्या लिखेंगे, तब हम एनर्जी को इसके टर्म में क्या लिखेंगे, यदि F फोर्स, V वेलोसिटी, T हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, एनर्जी को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे कि जो एनर्जी है वो F पर इस प्रकार डिपेंड है। हमें पता नहीं, हमें तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एनर्जी को निकालना है, तो हमने ये मान लिया एनर्जी है वेलोसिटी पे इस प्रकार डिपेंड करती है, एनर्जी है वो टाइम पीरियड पे इस प्रकार डिपेंड करती है। ये y करो, ये x y और z, ठीक है। इसको हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो गया, f x v y t z। इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के f की पावर x, v की पावर y और t की पावर z, जहां हमारे पास k है वो क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये हमारे आगे एनर्जी की डायमेंशन हम जानते हैं क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास होती है m1 L2 T-2, ये डायमेंशन लेस है। F की डायमेंशन हम जानते हैं m1 L1 T-2 x। v हमारे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन हम जानते हैं L1 T-1 इसकी पावर y। t हमारे पास है टाइम पीरियड, इसकी पावर होगी z। हमारे पास ये एनर्जी की डायमेंशन कैसे आई, एनर्जी की डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ये हमारे पास कैसे आई, ये मैंने पहले भी निकालना सिखाया है, अब भी हम देखते हैं इसको। E है वो हमारे पास एनर्जी है,
ये किसके इक्वल होती है? W के। क्यों? क्योंकि W जो हमारे पास होता है वर्क, वर्क का जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है, और जो एनर्जी की यूनिट होती है वो भी क्या होती है? जूल होती है। और जो हमारे पास वर्क है वो होता है F.S। F का जो हमारे पास विमा होती है M1 L1 T-2, और S की जो हमारे पास S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है L1। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया M1 L1 L1 L2 T-2। ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन आ गई जो हमने ये लिखी थी। ठीक है, आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको सोल्व करेंगे तो M1 L2 T-2, इसको सोल्व करो। M हमारे पास एक ये रहा, एक इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कितना हो गया? M की पावर x, L ये रहा, L ये रहा, तो L की पावर यहां से x प्लस L की पावर y, इसमें नहीं है, t के आ जाओ, t की पावर यहां पर है -2x, यहां पर है -y, और इधर है +z। ये हमारे पास आ गया। आगे कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन करने के बाद क्या आ गया? m की पावर 1 है इधर, इधर क्या है? x है। ठीक है, तो हमारे पास यहां से x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, दूसरा l की पावर इधर 2 है, इधर l की पावर x प्लस y है, तो यहां से हमारे पास होगा x का मान 1 है, 1 प्लस y इक्वल टू 2, तो यहां से हमारे पास y का मान आ गया 1। ठीक है, अगली जो हमारे पास है t की पावर -2 है, और t की पावर इधर क्या है? -2x -5 प्लस z, तो हमारे पास -2 इक्वल टू -2x -y प्लस z। हमें किसका मान निकालना है? z का मान निकालना है। तो कितना हो गया? -2x का मान हमारे पास 1 है, माइनस y का मान हमारे पास 1 है, प्लस z इक्वल टू 2 -2। ठीक है, यहां से हमारे पास होगा -2, इसको -1 प्लस z और -2, इसको सोल्व करेंगे आगे तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? हमारे पास निकल के आ गया z इक्वल टू -2, ये -3 उधर जाएगा तो +3, तो हमारे पास z का मान आ गया 1। तो हमारे पास किसका मान आ गया? x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, और z का मान भी आ गया। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? E इक्वल टू एक कांस्टेंट f की पावर x का मान कितना है? 1, v की पावर y का मान कितना है? 1, और t की पावर कितनी है? z, और z का मान भी कितना है? 1। ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, मेंटल क्वांटिटी F, V और T की फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। यहां पर हमारा सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसमें हम डायमेंशन एनालिसिस का लास्ट और थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसके बाद ये अपना जो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन वाला कंप्लीट हो जाएगा।